अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनज़्ज़ा ख़ान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद मुनज़्ज़ा ख़ान। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है फेब्राइल सीज़र्स। इस टॉपिक के बारे में आज हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो मेरे इस सफ़र में शामिल होने के लिए सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलें स्टार्ट करते हैं। फेब्राइल सीज़र्स यानी कि बुखार की वजह से जो बच्चों को फिट्स पड़ते हैं या झटके पड़ते हैं और एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट होती है, जिसमें कुछ बच्चों को झटके लगते हैं, कुछ बच्चे बेहोश हो जाते हैं। इसका असर कई बार हाफ बॉडी के ऊपर भी होता है एक साइड पे, और कई बार फुल बॉडी के ऊपर भी इसका असर आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले जब मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की, उसके फ़ौरन बाद मैं दूसरी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, काफ़ी गैप आ गया। उसकी वजह ये थी कि मेरा जो बेटा है मोहम्मद हसन, माशाल्लाह से मेरा एक ही बेटा है और 1.10 ईयर्स के वो हैं। तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको नज़ला हुआ, उसके बाद अचानक से उनको जो है वो खांसी हुई और बुखार हो गया। बुखार होने के बाद उनको फिट्स पड़े। ठीक है, हम लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हम बहुत घबरा गए थे कि हम लोग सेपरेट रहते हैं, मतलब जॉइंट फैमिली में नहीं रहते। तो हम दोनों होते हैं, हमारा बेटा होता है। बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, हम बहुत ज़्यादा घबरा गए। तो उस टाइम पे हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, तो हमने उसके गले में जो है वो हाथ डाला ताकि वो वॉमिट हो जाए। हमें लगा कि शायद वो वॉमिट करेगा तो उसका सांस जो है वो ठीक आएगा। तो फिर उसको हमने ऐसा ही किया कि जब फिट्स पड़ते हैं तो बच्चे की बॉडी मूवमेंट तो एबनॉर्मल होती है, लेकिन साथ में उसकी आंखें भी ऊपर चढ़ जाती हैं, नीला पड़ने लगता है बच्चा, और उसके जो दांत होते हैं वो बुरी तरीके से, मतलब पूरा ना सख्ती से बंद कर लेता है। लेकिन हमने ज़बरदस्ती उसके मुंह में हाथ डाल के उसको जो है वो वॉमिट करवाई और हम उसे लेके भागे। बहुत बुरा हमारा हाल था, हमें तो ये भी, मतलब मुझे तो बिल्कुल भी होश ही नहीं था बिल्कुल कि पाँव में चप्पल भी है या नहीं है। मतलब हम लोग तो बेहाल बिल्कुल बच्चे को लेके भागे हॉस्पिटल। तो जब हम गए तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आप पहले तसल्ली से बैठें। उसके बाद उसने चेक किया बच्चे को और हसन को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। तब हमें पता चला कि फिट्स होते हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ इसके टेस्ट भी करने पड़ेंगे और इसको ऑब्जर्वेशन में हम रखेंगे कि दोबारा से कहीं बुखार आए और वो दोबारा से फिट्स पड़े, तो हमें चेक करना पड़ेगा उस टाइम पे। खैर, हम लोग डे केयर में थे जब उस टाइम पे उसको ड्रिप्स वगैरह लगी। तो वहाँ पे एक और फैमिली आई हुई थी, उनका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा था, मतलब वो तो था तकरीबन 8 महीने का बच्चा होगा वो। तो उसको ईद के सेकंड डे मैंने उनकी मदर से बात की, तो मुझे पता चला कि उन्हें ईद के सेकंड डे उसको फिट्स आए बुखार की वजह से। तो वो दोबारा उसे हॉस्पिटल में लेके आए, उसके बाद 2 दिन बाद उसे दोबारा से फिट्स आए। फिर जिस दिन हम लेके गए थे अपने बेटे को हॉस्पिटल, उस दिन उनकी बेटी को दोबारा से बुखार से फिट्स आए थे, वो लेके आए हुए थे। तो उसको ड्रिप लग रही थी और साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ था। उसको ड्रिप लगने के बाद तबीयत संभलने के बजाय और बिगड़ गई उसकी तबीयत। उसको अचानक से दोबारा से फिट्स आने शुरू हो गए और उसकी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और वो सांस बहुत स्लोली लेना शुरू हो गया था। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, यहाँ तक कि इतनी, मतलब बुरी उसकी हालत हो गई थी। उनकी वालिदा जो थी वो तो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। उनके वालिद भी बैठे हुए थे और डॉक्टर मॉनिटर भी कर रहे थे। साथ में डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और ऑक्सीजन भी लगी हुई थी। और जितने भी माँ बाप थे, जितने भी पेरेंट्स वहाँ पे अपने बच्चों को लेके आए थे, सब अपने बच्चों को छोड़ के उस बच्चे के लिए भागना, दवा लेके आने, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब एकदम परेशान, सब पढ़ के भी पूछ रहा है कि भाई, मतलब बहुत सीरियस कंडीशन हो गई थी बच्चे की। तो हम भी परेशान हो गए थे। तो एनीवेज़ डॉक्टर ने उसके लिए यही कहा कि जो फेब्राइल फिट्स जो होते हैं, फेब्राइल सीजर्स जो होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंपल फेब्राइल सीजर्स कि बच्चे को बुखार आया और उसको फिट्स हुए और वो 5 मिनट 10 मिनट चले, मतलब कहते हैं 5 मिनट्स तक एंड हो जाते हैं।
उससे ज़्यादा करो तो फिर टेंशन की बात होती है। तो 5 मिनट्स चले और वो ख़त्म हो गया, ठीक है, बच्चा नॉर्मल हो गया, या बच्चा बेहोश हो गया था तो उठ के बैठ गया, कोई इशू नहीं हुआ, या बच्चा अगर उठ के बैठ गया उसके बाद वो 1 डेढ़ घंटे के लिए सो भी जाए तो कोई इशू की बात नहीं होती, ठीक है। लेकिन एक होता है कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स, यानी कि बच्चे को बुखार हुआ, उसे फिट्स आए, फिर उसी दिन उसे दोबारा फिट्स आए, फिर अगले दिन मतलब उसे एक कंटिन्यू होना कुछ कुछ टाइम के गैप से फिट्स आए जा रहे हैं, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स। इन दैट केस आके बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, आईसीयू में एडमिट किया जाता है, साथ में उसके जो है ना वो टेस्ट होते हैं, एमआरआई वगैरह भी किया जाता है कि ब्रेन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है किसी और वजह से जो है किसी और इन्फेक्शन की वजह से जो है वो ये फेब्राइल सीजर मतलब सीजर्स आ रहे हों, तो ये चीज़ होती है। खैर उस बच्चे को डॉक्टर ने कहा कि ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, और जैसे उसकी तबीयत थोड़ी स्टेबल हो जाती है तो आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में मूव कर जाएं जहाँ पे वेंटिलेटर की सहूलत मौजूद हो, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ सकती है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। खैर उसके बाद हमारा बेटा तो खैर वहाँ पे एडमिट था, उसको एडमिट करवाया, वहाँ पर रात को दवाइयाँ वगैरह दी, और ड्रिप्स वगैरह लगी हुई थी मेरे बेटे को। 5 दिन का कोर्स करवाया उन्होंने एंटीबायोटिक का, आईवी का। तो ये सब चीज़ें हुई। उसके फ़ौरन बाद डॉक्टर ने मेरे बेटे के टेस्ट वगैरह करवाए, तो पता चला कि जी एनीमिक है मेरा बेटा, ठीक है। उसको बुखार, उसको जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की और आयरन की डेफिशिएंसी है। और जब डॉक्टर से डिस्कस किया तो पता चला, डॉक्टर कहने लगी कि WHO की गाइडलाइन होती है कि अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी थी और आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल हुई है, आपका बेबी हेल्दी हुआ भले, तो जब बेबी आपका डिलीवर हो जाता है तो जैसे और चीज़ें बच्चा माँ की बॉडी से स्टोर करता है, इस तरह से आयरन भी एक आयरन और डिफरेंट जो आपके विटामिन वगैरह होते हैं वो बच्चा स्टोर कर लेता है, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ्स, यानी आपका बच्चा 4 महीने का हो गया, तब से लेके भले वो हेल्दी है, भले आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, 4 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक आपके बेबी को आप डिफरेंट ड्रॉप्स देंगी। अक्सर डॉक्टर्स खुद ही दे देते हैं, ठीक है। उसमें आयरन भी होता है, उसमें विटामिन डी भी होता है, उसमें और भी होते हैं, डिफरेंट ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है। मेरे बेटी को भी मिले थे, लेकिन हुआ ये क्योंकि हमारे यहाँ बहुत साल बाद एक छोटा सा बेबी हुआ था, और हमें तो कुछ आइडिया था नहीं, हम तो न्यू पेरेंट्स थे। तो हुआ ये कि हमारे घर में भी मतलब उसको छींक भी आ जाती थी, तो हम सब बड़े थे, वो एक छोटा सा एक ही बच्चा छोटा था, तो हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। हम कहते थे बस इसको अगर ये सो भी रहा है, मतलब हम अगर वो सो भी रहा था तो हम देखते रहते अगर इसने करवट ली तो इतनी देर तक इसने ऐसे करवट क्यों ली, अच्छा अगर ये सो गया इतनी देर तक ये सो क्यों गया। मतलब हम ना हर चीज़ को उसके बहुत हम लोग ना उसको लेके इतने पॉजेसिव थे, और इतने ज़्यादा हम परेशान रहते थे, पता है उसकी हर चीज़ के ऊपर हम ना परेशान हो जाते थे। मतलब उसके बच्चों की जो नाक का होता है स्टार्ट में वो खुद ही झड़ती, उसको लेके भी हम बड़े परेशान थे। हम रोने लगते थे, लिटरली हम लोग रोने लग गए थे कि ये सही क्यों नहीं हो रहा। तो अब जब डॉक्टर ने उसको दवाइयाँ वगैरह दी, तो अब तो बच्चा तो सोता रहे, हम सुबह में उसे ताकत की दवाई दें तो वो तो सोता रहता था, फिर हम शाम की दवाई देते थे वो फिर सो जाता था। अब हमारे घर में भी सब ने बोलना शुरू किया, और हमारे मिलने जुलने वालों ने भी ये बोलना शुरू किया, बच्चा तो हर वक्त सोता रहता है, डॉक्टर ने इतनी हैवी दवाइयाँ भी दी हैं, और ना हमारे बच्चों को तो नहीं दी थी ऐसी कोई दवाइयाँ। अब जब ये बात हुई हमारे बच्चों को तो नहीं दी थी कोई ऐसी दवाइयाँ, हमने कहा हाँ वाकई में बच्चे को तो उठना चाहिए, बच्चे को तो खेलना चाहिए, और हमारा बेटा तो हर वक्त सोता रहता है, क्योंकि अब बच्चा भी छोटा था, वो सोते ही होंगे बच्चे, ज़ाहिर सी बात है बच्चे सोते, लेकिन हम तो कहेंगे भाई ये बच्चा उठे और हमारे साथ खेले, ये क्या बात हुई, हमें तो सुकून ही नहीं हो रहा था। तो हमने किया ये कि हमने जाके डॉक्टर चेंज कर दिया, जबकि उस डॉक्टर ने बिल्कुल सही दवाइयाँ दी थी, 4 मंथ से स्टार्ट करनी थी दवाइयाँ, हमें 2 ईयर्स तक देनी थी। लेकिन हमने क्या किया, क्योंकि हमें तो ये चाहिए था कि बच्चा हमारे साथ खेले, तो हमने जाके डॉक्टर चेंज कर दिया। हमने डॉक्टर से बोला ये डॉक्टर ये तो सोता रहता है, ये तो उठता ही नहीं है,
और इतनी हैवी दवाइयाँ हैं, बच्चा इतना परेशान है, बच्चे को तो प्रॉब्लम हो रही है। तो उस डॉक्टर ने भी हमें ये नहीं बताया कि मस्त है देना, आप देते रहें, बल्कि उसके बजाय उसने कहा हाँ ठीक है, बच्चा एक्टिव होगा, आप बस छोड़ दें, ये बंद कर दें दवाइयाँ। उन्होंने बंद करवा दी। किसी डॉक्टर का मैं अब डॉक्टर का नाम नहीं बताऊँगी, ठीक है, ना स्पेसिफिक मैं किसी हॉस्पिटल का बताऊँगी, बट ऐसा हुआ हमारे साथ। तो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि हमारा बेटा पिछले साल अक्टूबर से लेके कंटिन्यू, कभी उसे कोई एलर्जी, कभी उसे वायरल एलर्जीज, कभी उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कभी उसको वायरल इन्फेक्शन, और कंटिन्यू हमारा बेटा जो है उसको अपनी खुराक कम करता गया ना, दूध खाना तो वो लेता नहीं है ऑलमोस्ट, जो थोड़ा बहुत हम दें वो भी वो खाने से इनकार करते, हम दूध दें, दूध भी वो अपनी खुराक कम करता जा रहा है। अब हम डॉक्टर के पास लेके जाएं कि हम डॉक्टर को बोलें कि भाई ये आप इसे भूख लगने की दवा दें या आप इसको कोई ताकत की दवा दें, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बच्चा जो है वो खा ही नहीं रहा कुछ, ये तो कुछ ले ही नहीं रहा, दूध भी कंटिन्यू कम करता जा रहा है अपनी खुराक। तो डॉक्टर ने कहा, आप डॉक्टर हमें बार बार बोले चाहे कि नहीं आपका बच्चा एक्टिव है ना, तो बस ठीक है। अच्छा भाई, हम आ जाएंगे, डॉक्टर बोल रहा है कि बच्चा एक्टिव है तो ठीक है, अगर वो अपनी मर्ज़ी से दोने वाले भी खा रहा है तो बस ठीक है। अच्छा भाई ठीक है। अब बच्चा जो है वो अक्टूबर से कंटिन्यू हॉस्पिटल में एडमिट हो जा रहा है, ठीक है, मुस्तकिल उसको ड्रिप्स हर महीने हॉस्पिटल में, हर महीने हमारा महीना स्टार्ट हो और हाँ ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। हमने पिछले साल अक्टूबर से लेके और ये इस महीने भी बीच में खाली 1-2 महीने गुजरे होंगे तो बीमार नहीं पड़ा हसन, वरना कंटिन्यू हसन जो है वो ये प्रॉब्लम्स के साथ चलता रहा। अब जब हम डॉक्टर के यहाँ इस दफ़ा एडमिट हुए हसन, और हमने जो है वो डॉक्टर चेंज कर लिया, तो हमने पता किया आगे कि डॉक्टर अच्छी थी, उनका नाम हमें बताया था, किसी ने रिकमेंड किया था, तो हमने वहाँ पे दिखाया। तो उन्होंने भी जब टेस्ट वगैरह करवाया, पता चला कि भाई आयरन की डेफिशिएंसी है और इनको खून की कमी है ना। तो फिर डॉक्टर ने मुझे, जब मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे बताया कि जब बच्चों को आयरन की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ता है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे में डेफिशिएंसी हो रही है? बच्चा, उसका इम्यून सिस्टम जो है बहुत वीक हो जाता है, ठीक है, वो जल्दी बीमार पड़ता है, यानी उसको जो है वो सीजनल एलर्जीज भी बहुत जल्दी इफेक्ट करेंगी, उसको जो है वो वायरल इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी कैच कर लेगा, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाएगा, और बच्चा जो है वो खाना नहीं खाएगा, अपनी खुराक जो है वो दूध की और खाने की वो ग्रेजुअली कम करता रहेगा, और बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, ज़िद्दी हो जाएगा बच्चा बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें, ये अलामतें होती हैं जो आपको बताती हैं बच्चे में डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं था और हमें गाइड करने वाला कोई था ही नहीं, तो हमें कुछ नहीं पता था, हम तो जो दूसरे डॉक्टर थे उनके कहने के ऊपर चल रहे थे। अब उन्होंने हमें प्रॉपरली गाइड नहीं किया था, ना हमें घर में कोई गाइड करने वाला था। तो फिर ये सब अब बीमार होता रहा, हसन डेफिशिएंसी उसकी बढ़ती रही और इन द एंड ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अच्छा, अब फेब्राइल सीजर जो होते हैं उसमें ये होता है कि या तो आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को रहे हों, भले वो आपकी मम्मा हो, पापा हों बच्चे के, और दादा दादी हों, आपकी फैमिली हिस्ट्री में फेब्राइल सीजर किसी को ये प्रॉब्लम रही हो तो वो फिर बच्चे में आ सकती है, ठीक है। या फिर सेकेंडली ये होता है कि बच्चे में डेफिशिएंसी जब हो जाती है इन चीज़ों की तो वो ट्रिगर करती है इस प्रॉब्लम को, ठीक है। यानी आप ये समझ लें कि डॉक्टर ने हमें बताया कि आप हमारे जो ब्रेन होता है वहाँ पे एक झिल्ली होती है, ठीक है, वो काम करती है वो मवाद या वो चीज़ें जो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँचनी चाहिए, ठीक है, उन्हें रोकने का, प्रोटेक्ट करने, समझो प्रोटेक्शन शील्ड होती है, ठीक है, और वो थर्मोस्टेट का काम करती है, यानी टेम्परेचर जब हमारी बॉडी का बढ़ता है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करती है। लेकिन कुछ बच्चों में जिनमें या तो फैमिली हिस्ट्री रही हो या फिर उनमें डेफिशिएंसीज हो, जो झिल्ली होती है प्रॉपरली बिल्ड नहीं हो पाती, तो ये कमज़ोर होती है, ठीक है, प्रॉपरली बिल्ड नहीं होती, इसकी वजह से जो चीज़ें दिमाग तक नहीं जानी चाहिए वो दिमाग तक जाने लगती हैं, ठीक है। और आपका बॉडी टेम्परेचर फीवर जब हाई हो जाता है
तो वो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाती, तो आपके बच्चे के दिमाग पे चढ़ता है बुखार और उसे फिट्स करते हैं। ठीक है, 2 तरह के फिट्स होते हैं, एक सिंपल फेब्राइल फिट्स होते हैं, बच्चे को बुखार चढ़ा, उसे फिट्स पड़े, उसके बाद नॉर्मल हो गया, दोबारा उसी टाइम पे उसी दिन में दूसरा एपिसोड नहीं होता है, नहीं दूसरा अटैक नहीं होता। एक होता है कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर, यानी कंटिन्यू बच्चे को एक दिन में फिट्स पड़े, उसी दिन दूसरी दफ़ा पड़ गए, या 2 दिन की जैसे दोबारा पड़ गए, या अगले दिन पड़ गए, तो इन दैट केस MRI होता है, डिफरेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन होती हैं, टेस्ट होते हैं, ताकि कहीं बच्चे के पेट में कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से ये फिट्स पड़ रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर ने बताया कि 30 to 34% बच्चे जो होते हैं उनको लाइफ में एक टाइम फेब्राइल सीजर्स आते हैं, लेकिन जब ऐसा हो जाए एक बार तो उसके बाद ख्याल रखना पड़ता है बच्चे के बुखार का, तो उसे कभी भी जो है वो बुखार तेज़ ना हो, जिससे एक बार ये फेब्राइल सीजर्स का प्रॉब्लम हो जाता है तो समझे 6 महीने से लेके 6 साल तक ये प्रॉब्लम बच्चों में आ सकती है। ठीक है, दोबारा से ये प्रॉब्लम हो सकती है, दोबारा फिट्स पड़ सकते हैं। तो इसलिए बच्चे को जब बुखार चढ़े तो आपको स्पंज करना है पूरी बॉडी पे। आपको पैनाडोल या जो भी गालकोल या जो भी बुखार की दवा है वो आपको देनी है, लेकिन उसका रिज़ल्ट आने में 1 घंटा लग जाता है किसी भी दवा का। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि जैसे बड़े होते हैं उनके हम सर पे पट्टी करते हैं ठंडे पानी की, ठीक है, लेकिन बच्चे जो होते हैं उनके क्या करना है कि सर पे ठंडे पानी की पट्टी रखें। अगर तो मतलब समझें गर्मियाँ हैं तो आप हल्का ठंडा पानी ले लें एक बाउल में। अगर सर्दियाँ हैं तो आप नॉर्मल जो नलके का पानी होता है वो ले लीजिए। सर के ऊपर आपने पट्टी करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने एक कॉटन का कपड़ा लें, पानी में डिप करें, उसे निचोड़ें और पूरी बॉडी पे स्पंज करना है बच्चे की। स्पंज आपने कर दिया, अब बच्चे की बॉडी दोबारा खुश्क हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, ठीक है। जैसे खुश्क होगी आपने दोबारा से भिगोया कपड़ा, निचोड़ा और एक दफ़ा फिर से स्पंज कर दिया। ऐसे आप करते रहेंगे तो बच्चे की बॉडी कूल रहेगी, दिमाग के ऊपर जो है वो बुखार का असर ज़्यादा नहीं होगा, तो फिट्स नहीं पड़ेंगे, ठीक है। और 1 घंटे में दवा का असर भी हो जाएगा। अगर बुखार कंटिन्यू है तो 6-6 घंटे के गैप से आप बार-बार दवा दे सकते हैं, ठीक है, 6 घंटे के गैप से। अच्छा, डॉक्टर ने बताया कि 30 to 34% होते हैं बच्चे जिनको लाइफ में एक बार प्रॉब्लम होती है, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप उस वक्त से लेके 6 साल तक की उम्र में 6 साल तक की उम्र तक आप जो है कंटिन्यू इस चीज़ का ख्याल रखें बच्चे को तेज़ बुखार ना हो, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो जाए तो कभी भी जो हमने गलती की थी कि हमने मुंह में उंगली डाल के उसे वॉमिट कराने की कोशिश की थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, बच्चे को बुखार हो गया, बच्चे को फिट्स पड़े, आपने क्या किया, क्योंकि बच्चे जब फिट्स पड़ते हैं या तो बॉडी की एक पार्ट के ऊपर असर आता है, पूरा झटके लगते हैं, बच्चे की आंखें चढ़ जाती हैं, बच्चा नीले पड़ने लगता है। नीला पड़ने लगता है का मतलब होता है ऑक्सीजन का उसे प्रॉब्लम हो रहा है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इन दैट केस आपको सीधी तरफ करवट करवानी है बच्चे को और आप हॉस्पिटल लेके भागना है, ठीक है। अगर नीला नहीं पड़ रहा हो, खाली उसको झटके हो रहे हैं, उसकी आंखें जो हैं वो ऊपर चढ़ गई हैं, तो आपने क्या करना है, उसे सीधी साइड पे करवट करवानी है। आपको खाली 3 to 4 मिनट्स वेट करना है, 3 to 4 मिनट्स, और विदिन 5 मिनट्स जो है वो बच्चा जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। जैसे ही वो नॉर्मल कंडीशन में आता है आप उसे लें और आप हॉस्पिटल की तरफ जाएं, ताकि आप फिर डॉक्टर अकॉर्डिंगली आपसे बात करें क्या कंडीशन थी, क्या था, आप डॉक्टर को सब बताएं और डॉक्टर जो है वो बच्चे को ट्रीटमेंट दे सकें, ठीक है। अब एक दफ़ा अगर ऐसा कुछ हो जाता है और फिर दोबारा से ऐसी शिकायत होती है तो फिर डॉक्टर जो है वो टेस्ट वगैरह कराती हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, कुछ कोर्सेज होते हैं वो करवाए जाते हैं बच्चों को। तो लेकिन जो हमने गलती की थी वो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कभी किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है बच्चे के साथ, अगर बच्चा नीला नहीं पड़ रहा, खाली नॉर्मल सिंपल फेब्राइल फिट है, तो आप उसे सीधी साइड करवट करवाएं, 5 मिनट वेट करें, 5 मिनट के अंदर वो खुद ही नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर वो बेहोश हो जाता है तो वो उठ के बैठ जाएगा, अगर उसे फिट्स पड़ रहे हैं, बेहोश नहीं हो रहा, तब भी वो नॉर्मल कंडीशन में 5 मिनट्स के अंदर अंदर आ जाएगा, और जैसे ही आता है आप उसे हॉस्पिटल लेके जाएं। अगर
فٹس پڑنے اسٹارٹ ہوئے ہیں اور بچہ جو ہے وہ نیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ اس کا مطلب سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے، تو آپ فوراً ہی انتظار مت کریں، 5 منٹ بھی ختم ہونے کا، آپ بچے کو لے کے ہاسپٹل کی طرف بھاگیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کبھی بھی اس کے منہ میں انگلی ڈال کے وامٹ کرانے کی کوشش نہ کریں جو ہم نے کی تھی، کیونکہ ان دیٹ کیس وہ خدا نہ خواستہ سانس کی نالی میں جا سکتا ہے، اسے آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی انسیڈنٹ ہو، تو ایسا ہم نے جو کیا وہ آپ بالکل بھی مت کیجیے گا۔ تو آج آپ سے جو ہے وہ یہ سب باتیں شیئر کرنے کی مطلب یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی ماں باپ ہیں جو ہے انہیں پیرنٹس ہیں جن کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا پتہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے کام آ سکیں۔ تو ہمارے بیٹے کو یہ پرابلم ہوئی کیونکہ اسے ہم نے پراپرلی دوائیاں نہیں دی جو اسے ملنے چاہیے تھی، 4 مہینے سے لے کے 2 سال تک کنٹینیو جو ہے وہ طاقت کی دوائیاں ملنی چاہیے تھیں، وہ ہم نے مس کر دی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں نالج نہیں تھی اتنی، ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا اتنا، اور کچھ ڈاکٹرز بھی ایسے ہیں، میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی جو اگر کوئی ڈاکٹر مجھے دیکھ رہے ہیں کہ پلیز اگر آپ کے پاس پیرنٹس آتے ہیں تو ان کو گائیڈ کیا کریں۔ سب کے گھروں میں بڑے بزرگ ایسے نہیں ہوتے، نہ فیملی ممبرز ایسے ہوتے ہیں جو وہ پراپرلی گائیڈ کر سکیں، کئی دفعہ ان کو خود کو انفارمیشن نہیں ہوتی، تو ان دیٹ کیس جو ہے وہ بہت پرابلم ہو جاتی ہے پیرنٹس کے لیے۔ اور یہ جو چیز ہوتی ہے اپنے بچے کو ایسی کنڈیشن میں دیکھنا، مطلب اس کی جو تکلیف جو ہوتی ہے اور جتنا آپ ہیلپ لیس فیل کر رہے ہوتے ہیں، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ جب آپ کا بچہ آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اسے سانس نہیں لیا جا رہا ہوتا، تو ماں باپ پہ جو گزر رہی ہوتی ہے، مطلب آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو پلیز اپنے جو پیشنٹس ہیں ان کو پراپرلی گائیڈ کیا کریں، اور وہ تمام پیرنٹس جن کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا، ٹھیک ہے، جن کو گائیڈ کرنے والا نہیں تھا اور انہوں نے بھی ہماری طرح پراپرلی نہیں دیے ہیں ملٹی وٹامنس وغیرہ کے جو ڈراپس وغیرہ ہیں، تو انہیں میں یہ کہوں گی آپ پلیز جائیں ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اپنے بچوں کے لیے، خدا نہ خواستہ جو ہم نے فیس کیا وہ کسی کو فیس نہ کرنا پڑے۔ اور اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ کھانا پراپر نہیں کھا رہا، چڑچڑا ہو رہا ہے اور اپنی خوراک کم کر رہا ہے، یا اس کو ایسی کوئی شکایت ہو رہی ہے کہ وہ بار بار بیمار پڑ رہا ہے، تو آپ اس ڈاکٹر سے جا کے ایک دفعہ کنسلٹ کریں، اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، اور اس کی ڈائٹ وغیرہ کا بھی خیال رکھیں۔ اور یہ جو فیبرائل سیجرز ہوتے ہیں، جو سمپل فیبرائل سیجرز ہوتے ہیں، ان کی بات میں کر رہی ہوں کہ یہ بھی کوئی کم تکلیف دہ بات نہیں ہوتی کہ آپ کو اپنے بچے کے 6 سال تک جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک آپ کو جب بھی بخار ہوگا تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ صرف بخار ہی نہیں ہے، کوئی انفیکشن بھی ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا انفیکشن ہوتا ہے، اس سے بھی چانسز ہوتے ہیں فٹس پڑنے کے اگر ایک دفعہ پڑ چکے ہیں تو۔ اور خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز بڑھتی رہے تو آگے چل کے کچھ بچوں میں سمجھ لیں 25% بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں آگے چل کے ایپیلیپسی میں بھی یہ چیز کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو بالکل میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ بچے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے سب کچھ ان کی اولاد ہی ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کے کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہوتی اپنے بچے کو ایسی تکلیف میں دیکھنا۔ تو لکی ہم نے ڈاکٹر چینج کیا اور انہیں ہمیں گائیڈ کیا، اور اب ہم انشاءاللہ جو ہے وہ 3-4 مہینے کا جو بھی کورس ہوگا حسن کا، ملٹی وٹامنس کا، آئرن وغیرہ کا اور طاقت کی دوائیوں کا، تو ڈاکٹر بتانے کے لیے وہ دیں گی اور پھر ہم اس کو دیں گے۔ تو ہمارے بیٹے میں سارے سمٹمس تھے، وہ اپنی خوراک بھی نہیں لے رہا تھا، وہ چڑچڑا بھی ہو رہا تھا، ضدی بھی ہو رہا تھا، اور وہ کنٹینیو بیمار ہو رہا تھا، کنٹینیو سے وائرل انفیکشنز ہو رہے تھے یا سیزنل الرجیز ہو رہی تھیں، لیکن ہم اس چیز کو نہیں جانتے تھے، ہم صرف ڈاکٹر کے آسرے پہ تھے، ہم بار بار ڈاکٹر کو کہتے تھے اور ڈاکٹر ہمیں بول دیتے تھے، تسلی دے کے بھیج دیتے تھے کہ نہیں بچہ ایکٹیو ہے تو بس ٹھیک ہے، بچہ ایکٹیو ہے تو بس ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے اب جب ڈاکٹر چینج کی تو ہمیں پتہ چلا، جب انہوں نے چیک کیا، اسے 3 دفعہ فٹس 2 دفعہ 6 مہینے کے عرصے سے 2 دفعہ فٹس پڑ گئے، جب ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ وغیرہ مطلب
टेस्ट वगैरह करवाए तो उन्होंने हमें बताया कि जो डेफिशिएंसी होती है ये ट्रिगर करती है और इस चीज़ का फेबर सीजर्स को, और ये प्रॉब्लम ऐसे बच्चों में पाई जाती है, ठीक है, जिनमें डेफिशिएंसी हो रही है आयरन वगैरह की। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए थी ताकि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूँ, आपको मैं बता सकूँ। अगर कोई न्यू पेरेंट्स हैं जिन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं है तो शायद मेरी वीडियो उन तक पहुँच सके और उनको जो है वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जो हमने की, और मेरी इस वीडियो की वजह से ऐसे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और जो अगर मैं हेल्प कर सकती हूँ यही तरीका है ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँ और मैं शेयर करूँ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे भी इतने टाइम में इतनी मुश्किलों से मिली है इन्फॉर्मेशन और डॉक्टर्स वगैरह से, तो ये आप लोगों के लिए काम आ सके। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं जो न्यू पेरेंट्स हैं और उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों के काम आ सके। अगर किसी एक बंदे की भी हेल्प हो जाती है मेरी इस वीडियो से तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके किसी काम आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे बेटे हसन के लिए और मेरे लिए दिल से दुआ कीजिएगा अगर मेरी वीडियो आपके काम आ सके तो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक न्यू टॉपिक पे बात करेंगे, आपको हम बताएंगे एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो तब तक के लिए अपना और अपने रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।